Hello student, today we are going to see the second concept of services, that is insurance. Okay, आज हम लोग दूसरा कंसेप्ट देखते हैं इंश्योरेंस का। जैसे आप लोग ये लोगों में देख सकते हो, एक है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। और दूसरे पिक्चर से तो आप लोग वेल वर्स्ड हो, जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि LIC है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये LIC से तो फेमिलियर है, बट ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये नहीं है। बट ये भी एक तरीके का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही यूनिट है जो इंश्योरेंस देता है। ओके, LIC लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से डील करता है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस भी इंश्योरेंस से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी एंड फिक्स एसेट्स हो गए, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो गए, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड डील करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंटिंजेंट और अनसर्टेन लॉस। तो इंश्योरेंस क्या है? ये एक तरीके का प्रोटेक्शन है फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस। अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है आपके फाइनेंशियल लॉस जो होते हैं फ्यूचर में बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, उससे आप लोग को बचाने का काम करता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या करता है? रिस्क को मैनेज करता है, यानी मिनिमाइज करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। primarily used to hedge against the risk of contingent और uncertain loss। contingent and uncertain loss means कि जो हमने सोचा नहीं था, प्रेडिक्ट नहीं किया था, बट फिर भी लॉस हो गया बिकॉज ऑफ अनड्यू एनवायरमेंट। जैसे किसी ने न्यू इन्वेस्टमेंट किया था बट कोरोना आ गया, बिकॉज ऑफ दैट उसको लॉस हुआ, वो अनकंटिजेंट हो जाए, वो कंटिजेंट हो जाएगा, अनसर्टेन कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके का जो लॉस होता है वो मैनेजेबल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरेंस क्या है? ये एक तरीके का एग्रीमेंट है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। किसके? दो लोगों के बीच में, एक इंश्योरर है और एक इंश्योर्ड है। इंश्योरर मतलब वो कंपनी जो इंश्योरेंस बेच रही है, और इंश्योर्ड का मतलब वो पर्टिकुलर बंदा जो इंश्योरेंस ले रहा है। तो यानी इंश्योरेंस क्या है? ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर मीन्स द पर्सन, the company who is selling the insurance, and insured means the person who is taking the insurance. ठीक है, whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss। इंश्योरर क्या कर रहा है? ये एग्री कर रहा है, कंपेंसेट करेगा अगेंस्ट द लॉस में। ठीक है, तो जब कभी भी इंश्योर्ड को लॉस हो जाएगा तो इंश्योरर कंपेंसेट करके देगा उस लॉस को। द इंश्योर्ड हैज़ टू पे सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। और इंश्योर्ड को क्या करना पड़ेगा? जो लॉस वो कंपेंसेट करते के देगा ना, उसके एवज में उसको कुछ पैसे वो EMI के तौर पे उसको देना पड़ेगा। पे अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस। ये टाइमली मतलब ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, और हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योर्ड को क्या करना है? इंश्योरर को सम मनी पे करना है। ठीक है, प्रीमियम अमाउंट पे करना है। अभी यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स है, वो हम लोगों को ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले समझ लेना चाहिए। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है इंश्योर्ड का। ठीक है, द पर्सन हु इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सर्टेन लॉस। ठीक है, इंश्योर्ड इज नोन एज अ अश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ही इज़ द पॉलिसी होल्डर। तो इंश्योर्ड कौन है? इंश्योर्ड वो पर्टिकुलर बंदा है जिसको अगेंस्ट एनी लॉस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यानी अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ तो मैं कौन हो जाऊँगा? मैं इंश्योर्ड हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे सर्टेन लॉस जो हो सकता है फ्यूचर में, उसके अगेंस्ट मुझे कंपनी क्या दे रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। तो आई एम द पर्सन हु इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द सर्टेन लॉस। सो आई एम द person who is taking the policy. He is insured is known as assured in case of life insurance. लाइफ इंश्योरेंस की अगर पॉलिसी है तो वो कौन हो जाएगा? अश्योर्ड हो जाएगा। अश्योर्ड इन द सेंस कुछ भी लॉस हुआ वो मुझे भर के मिल जाएगा, तो अश्योर्ड हो जाता हूँ। ठीक है, ही इज़ द पॉलिसी होल्डर। मैं कौन हूँ? पॉलिसी होल्डर हूँ। मैंने पॉलिसी खरीदी है ना, तो मैं पॉलिसी को होल्ड कर रहा हूँ, दैट्स द रीज़न आई एम अ पॉलिसी होल्डर। तो इंश्योर्ड मतलब क्या? वो पर्टिकुलर बंदा जो पॉलिसी खरीदता है फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, अभी इंश्योरर देखिए, इंश्योरर द फर्म और अ पर्सन हु एग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस फॉर अ कंसिडरेशन। अभी इंश्योर्ड क्या है?
ये एक फर्म भी हो सकता है या फिर एक बंदा भी हो सकता है जो एग्री करता है कि सामने वाले को वो लॉस के इवेंट में कंपेंसेट करके देगा, पूरा अमाउंट भर के देने का काम करेगा। इंश्योरर इज नोन एज अश्योरर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरर जो होगा वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में अश्योरर हो जाएगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर बंदा कंपेंसेट करके देगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में अश्योरर हो जाएगा। ठीक है, ही इज नोन एज अ अश्योरर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट because he is bound to get the sum assured on the maturity of the policy or the nominee will get the sum assured on the death of the policy holder। तो ये क्या है, अश्योर्ड क्या करेगा, बाउंड है पॉलिसी मेच्योर होने के बाद में अश्योर्ड को पैसा देने के लिए, या फिर बंदा डेथ कर जाता है तो उस पर्टिकुलर डेथ में जो नॉमिनी होगा अश्योर्ड का उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर पॉलिसी मेच्योर हो गई और अश्योर्ड जिंदा है तो उसको पैसे मिलेंगे, या फिर अगर अश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इंश्योर्ड, और ये दूसरा कंसेप्ट इंश्योरर हो गया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरर और इंश्योर्ड और इंश्योरर को अलग अलग बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योर्ड को एश्योर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर बंदा जो पॉलिसी लेता है, और इंश्योरर को अश्योरर बोलते हैं क्योंकि ये पॉलिसी बेचने का काम करता है। अभी हम लोग बात करते हैं प्रीमियम की। द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड। ठीक है, इट इज़ पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ठीक है, अभी ये क्या है, ये प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब क्या है, ये एक तरीके का कंसिडरेशन है जहाँ पर इंश्योर्ड क्या करता है, इंश्योरर को पैसा पे करता है। यानी यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ मनी वो क्या करेगा, उस कंपनी या फर्म को देगा जिससे उसने पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, अभी इंश्योर्ड और इंश्योरर और इंश्योर्ड ये आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो, नया कंसेप्ट है और दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, इसके लिए मैं इस वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, प्रीमियम मतलब क्या, द सम ऑफ मनी जो पॉलिसी होल्डर है जिसने पॉलिसी ली है, पॉलिसी सेलर से, तो वो पर्टिकुलर बंदा क्या करेगा, पॉलिसी लिया है, इसके लिए वो क्या करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो उस फर्म को, उस पर्सन को पे करेगा जिसने उसको कंपेंसेट करने का प्रॉमिस किया है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो पॉलिसी होल्डर होता है। इट इज़ पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ठीक है, इंश्योर्ड क्या करेगा, पे करेगा टू द इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन, जिसने पॉलिसी लिया है, इंश्योरर कौन, जिसने पॉलिसी बेचा है, यानी वो कंपनी और फर्म। ठीक है, ये हो गया प्रीमियम का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पॉलिसी का। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ये क्या है, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक तरीके का स्टेटमेंट है। किस तरीके का स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, डीड का। ये एक एग्रीमेंट है, डीड है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में साइन होता है। ठीक है, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर क्या लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन जो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है और अकॉर्डिंगली इंश्योर और इंश्योर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लेम का। ये एक कंसेप्ट है, इट इज़ अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस अकर्ड ड्यू टू मिसहैप। अभी क्लेम क्या है, ये एक तरीके का डिमांड है जो इंश्योर्ड क्या करेगा, इंश्योरर से मांगेगा। ठीक है, मैंने पॉलिसी लिया है तो मैं क्या करूँगा, मुझे लॉस हो गया तो मैं अपने लॉस को क्लेम करूँगा, कंपेंसेशन मांगूंगा, किससे, कंपनी से, ताकि वो जो मेरा लॉस हुआ है वो फुलफिल हो जाए, मतलब वो पेड अप हो जाए। ठीक है, अभी सेकेंड लास्ट है प्रपोजल। प्रपोजल देखिए क्या, इट इज़ अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहले जब आपको पॉलिसी लेना होता है तो आपको क्या देना पड़ता है, एक प्रपोजल। प्रपोजल मतलब एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आपको करना पड़ता है। ठीक है, किससे, इंश्योर्ड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से, और तब जाके आपको इंश्योरेंस मिलता है। फिर अभी बात करते हैं लास्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। देखिए, इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज़ अ लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप एक्सेट्रा विच इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। अभी सब्जेक्ट मैटर जो होता है ये स्पेसिफाई करता है कि आप अगर पॉलिसी ले रहे हो तो किस चीज़ के लिए पॉलिसी ले रहे हो। पहली बात तो आप अपने लाइफ से रिलेटेड पॉलिसी ले रहे हो, यस, क्योंकि आपको लाइफ को थ्रेट है, खतरा है, इसके लिए मैं पॉलिसी ले रहा हूँ।
मेरे पास प्रॉपर्टी है वो अनसेफ अनसिक्योर्ड होगी, इसके लिए मैं उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पॉलिसी लूँगा। कार्गो मतलब शिप्स होता है, शिप्स, ठीक है। कार्गो जो जो आप सामान शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हो उसको हम लोग कार्गो बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपना इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, आप शिप के थ्रू दूसरे कंट्री में माल भेजते हो, तो जो आपका माल होता है उसको कार्गो बोला जाता है। वो सेफ़ और सिक्योर रहे करके आप इंश्योरेंस लेते हो। इन शिप जो कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो शिप से रिलेटेड इंश्योरेंस लेती है। तो वी कैन से कि एक स्पेसिफिक चीज़ होना चाहिए जिससे रिलेटेड आप पॉलिसी ले रहे हो, तो ये होगा सब्जेक्ट मैटर जो पॉलिसी होल्डर इंश्योर करके देगा आप लोगों को। ये जो कंसेप्ट है हमारा रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, आप लोगों को ये समझा रहेगा, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको और दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो इंश्योरेंस के अंदर ये पहला कंसेप्ट है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी जब हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो प्रिंसिपल भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल के बेस पे जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी प्रिंसिपल के बेस पे साइन होते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेस पे ही इंश्योर्ड और इंश्योरर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी मच इसेंशियल, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखते हैं। तो उसके अंदर देखिए पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अभी सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, गुड फेथ का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर कितना विश्वास, कितना ट्रस्ट इंश्योरर और इंश्योर्ड करते हैं, ठीक है। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एक दूसरे से रिलेटेड कितना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब पॉलिसी लेता है या कोई पॉलिसी बेच रहा है, ठीक है। अगर मैं पॉलिसी ख़रीद रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पॉलिसी वाले को बता देना चाहिए जो पॉलिसी बेचने आया है। और जो पॉलिसी बेचने आया है उसको भी क्या करना चाहिए, अपने पॉलिसी से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर जो ख़रीदना चाहता है पॉलिसी को उसको बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज़ को छुपा लेना फिर बाद में वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे देखते हैं, इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ। अटमोस्ट गुड फेथ में ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और बिलीफ, ये तीन चीज़ एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए दोनों पार्टी को, जो इंश्योरेंस बेचने वाला है और जो इंश्योरेंस खरीदने वाला है। द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है उन दोनों को एक दूसरे के सारे इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स, सारे डेटा कंप्लीटली और करेक्टली एक दूसरे को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। जो इंश्योर्ड है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, सारा डेटा कंप्लीटली, क्लियरली और करेक्टली सब्जेक्ट मैटर जो भी है इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी ले रहे हो वो आपको डिस्क्लोज करना है। सिमिलरली इंश्योरर्स जो है मस्ट प्रोवाइड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो इंश्योरर, जो कंपनी पॉलिसी बेच रही है उसको क्या करना चाहिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द पॉलिसी वो उसको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अगर कोई एक पार्टी भी एक दूसरे के साथ चीट करती है तो वहाँ पर क्लेम, कंपनसेशन और रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ दैट पॉलिसी, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक दूसरे के बारे में कंप्लीट, करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डेटा डिस्क्लोज करो। एग्जाम्पल भी दिया है, मिस्टर शांतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी। यहाँ पर मिस्टर शांतनु करके एक बंदा है, उसकी पिछले साल ही हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन वो एक पॉलिसी लेना चाहता है और उस पॉलिसी लेने के वक्त उसने, शांतनु ने ये नहीं बताया था कि उसके पिछले साल उसकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। तो टेकिंग द पॉलिसी में अगर उसकी हार्ट सर्जरी हो गई है तो उसको बता देना चाहिए था, लेकिन मिस्टर शांतनु ने ऐसा किया नहीं। मिस्टर शांतनु ने पॉलिसी वाले को ये नहीं बताया कि उसकी एक हार्ट सर्जरी हो गई है। आफ्टर हिज डेथ इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो अबाउट दिस फैक्ट, as Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy.
इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू गिव कंपनसेशन टू हिज फैमिली मेम्बर्स। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, लास्ट टाइम उसकी सर्जरी हुई थी हार्ट की, ठीक है, पॉलिसी उसने लिया तो वो डिस्क्लोज़ नहीं किया। अभी अनसर्टेनली उसी चीज़ की वजह से शांतनु की डेथ हो गई और फैमिली मेम्बर्स कंपनसेशन मांग रहे बिकॉज डेथ हो गई है उस बंदे की जिसने इंश्योरेंस लिया था। तो अभी जब कंपनी ये फैक्ट पता चलता है कंपनी को कि उसकी लास्ट ईयर सर्जरी हुई थी, तो ये जो नॉन डिस्क्लोजर था, ये जो चीज़ उसने नहीं बताई थी, वो बेस पे कंपनी कंपनसेशन देने से रिफ्यूज़ कर सकती है। रिफ्यूज़ मतलब मना कर सकती है फैमिली मेम्बर्स को। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी भी कोई कहीं पॉलिसी ले रहा है तो आप अपने बारे में और सामने वाले के बारे में अच्छे तरीके से जान लो, समझ लो और फिर जाके आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वरना लास्ट में जाकर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर द पीपल। ये है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड का कंसेप्ट। अभी हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत सारी मूवी वगैरह में भी देखी होगी कि एक हस्बैंड होता है, वाइफ के एग्जाम्पल है मूवी में, एक है कि छोटी सी मूवी है उसमें एग्जाम्पल है। हस्बैंड क्या करता है, वाइफ के बेस पे इंश्योरेंस लेता है उसकी लाइफ से रिलेटेड, और अनसर्टनली एक्सीडेंट में वाइफ को डेथ हो जाती है उसकी। तो जो प्री प्लान्ड रहता है, ठीक है, वाइफ की डेथ हो जाती है और हस्बैंड जाके कंपनसेशन मांग लेता है कंपनी से, अच्छा खासा कंपनसेशन मिल जाता है। तो ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी ये केस में क्या हुआ, प्रोटेक्शन लिया है ना उसने अपनी वाइफ से रिलेटेड, उसने बंदे ने क्या किया है, प्रोटेक्शन लिया है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये देखना चाहिए कि उसके लाइफ को जो थ्रेट है वो मिनिमाइज हो सके, बट उसी ने प्री प्लान कर दिया उसका डेथ, तो दैट विल बी अ कंप्लीट मिसहैप विच ही हैज़ डन। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जब कभी भी कंपनी किसी भी बंदे को किसी चीज़ से रिलेटेड देती है, इंश्योरेंस देती है, तो उस केस में ये सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है कि इसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे हस्बैंड का वाइफ के अंदर होना चाहिए था बट वो केस में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कंपनी को होगा, क्योंकि वो केस में कंपनी डिनाई कर सकती है और बंदा फिर सफ़र कर सकता है लॉस। अभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में इन सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। आप एक इंश्योरेंस लेना चाहते हो, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड या किसी और के लाइफ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कार्गो से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड, या कोई भी XYZ सब्जेक्ट जो है, आप उससे रिलेटेड जब आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा है हम लोगों ने कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री में क्या करता है, फैक्ट्री से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड इंश्योरेंस लेता है, और वही पर्टिकुलर मैनेजर वहाँ का क्या करता है, उस फैक्ट्री में आग लगवा देता है, और ये पर्टिकुलर बंदा क्या करता है, कंपनसेशन मांग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्या, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। वो ओनर है बट यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। हस्बैंड ने अपने वाइफ के बेस पे इंश्योरेंस निकाला था, लेकिन उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट था क्या, नहीं था, ठीक है। तो कंपनी जब कभी भी कंपनी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी को इंश्योरेंस देखती है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है उसका, ठीक है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। अभी यहाँ पर जो इंश्योर्ड होगा ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट सब्जेक्ट के अंदर जो भी किसी चीज़ से रिलेटेड ले रहा है वो होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर आप बार बार बोल रहे हो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअली में, वो चीज़ जो आपके लाइफ में है उससे आपको फ़ायदा है, बट वो चीज़ जब बिगड़ जाती है, जब नहीं होती, तो आपके लाइफ को अफेक्ट पड़ता है। इसके लिए उसके अंदर, वो चीज़ के अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरी मदर है, ठीक है, मेरे फादर है, ये दोनों मेरी लाइफ के अंदर हैं, अभी जिंदा है, लाइफ के अंदर है। मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से चल रही है, सिस्टमेटिक तरीके से है। लेकिन जब मेरे फादर और मदर नहीं रहेंगे तो दैट टाइम आई विल फील वेरी प्रॉब्लम। तो उसके लिए मेरे फादर एंड मदर के अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे मेरे पास कार है, उस कार से मैं क्या करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, तो वो कार मेरे लिए यूज़फुल है, इसके लिए उस कार के अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है।
अगर वो कार मेरे लिए यूज़फुल नहीं होगी तो वो रहे चाहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस टाइम पे मेरे पास मेरा नहीं होगा। तो वो चीज़, वो लाइफ या वो सब्जेक्ट जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है, आपके लाइफ का पार्ट है, या आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इंश्योरेबल इंटरेस्ट के कैटेगरी में आती हैं। और वो चीज़ें जिसका आपके लाइफ में होना ना होना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ नहीं होता, आपका कुछ लेना देना नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर से, तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है। दूसरे की गाड़ी जल रही है, अपने को क्या लेना देना, क्योंकि वो अपनी गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी चलेगी क्योंकि अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी गाड़ी चल रही है तो अपने को कुछ लेना देना नहीं, तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस चीज़ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप इंश्योर्ड करा दो। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्री में बंदे ने इंश्योरेंस लेके रखा, इसके लिए उसने सेकेंड डे और थर्ड डे आग लगवा दी क्योंकि मोटा कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनी को बंदा चीट कर रहा है। वाइफ के बेस पे हस्बैंड ने इंश्योरेंस निकाला, लेकिन वाइफ का प्री प्लान्ड उसने डेथ करवा दिया और बाद में कंपनसेशन ले लिया। तो ये दोनों केस में क्या हुआ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो था, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली इन्होंने ही प्री प्लान्ड कर दिया वो चीज़, वो आग लगा दी और इसने डेथ कर दिया। तो ये प्री प्लान्ड हो गया। यहाँ पर कंपनी क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है दोनों को, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे फायर इंश्योरेंस हो, चाहे मरीन इंश्योरेंस हो, ये जो प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये सारे इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इट इज़ सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। जो भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड इंश्योरेंस ले रहे हो, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस उसके अंदर होना चाहिए। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर पुट द इंश्योर्ड इन द फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है। whereas नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पुट हिम इनटू द फाइनेंशियल लॉस। वो चीज़ आपके लाइफ में है तो आप बेनिफिट हो, बेनिफिशियल पोजीशन पे हो। वो चीज़ जब आपके लाइफ में नहीं रहेगी तो आप लॉस सफ़र करोगे। तो ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की कैटेगरी दिखाती है। एग्जाम्पल में देखो, ए पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक पर्टिकुलर बंदे को अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, अपनी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि उसके रहने से और वो प्रॉपर्टी उसके लाइफ में रहने से उसकी लाइफ सिंपल है, स्मूथर है, ईजियर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इसके लिए उस प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अ बिजनेसमैन हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स ही डील्स इन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो जो चीज़ से डील कर रहा हो, जो प्रॉपर्टी है बिजनेस का, उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इफ़ द लाइफ इन द लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर टू द लाइफ इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस में आप किसी के बिहाफ में इंश्योरेंस लेते हो तो आपकी लाइफ में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा होता है इसके लिए, तो उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपका उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम लेते वक्त भी होना चाहिए। इन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस ले लो, चाहे मरीन इंश्योरेंस ले लो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए जब आप पॉलिसी ले रहे हो, एंड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस। और जब लॉस हो गया तब भी आपका होना चाहिए, वरना कंपनी चेक करेगी और अगर आपने ही कुछ गलत किया है पॉलिसी लेने के बाद, आपका ही हाथ निकला, इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा किसने प्री प्लान्ड किया था, किसने आग लगवाई थी, और अगर आपका हाथ लिखना तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा है, हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी की। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है ना बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी जो है वो फायर इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है और मरीन इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी जो है वो ये बोलता है कि जिस किसी बंदे ने इंश्योरेंस लिया था और उसको वो चीज़ से रिलेटेड लॉस हुआ, तो हम उसको पूरा कंपनसेशन पे करेंगे और उसको वापस से उसी पोजीशन पे लेके चले जाएंगे जिस पोजीशन में वो लॉस होने के पहले था। जैसे मेरे पास कार है, 10 लाख की कार है, ठीक है। मेरा कार एक्चुअली चोरी हो गया और अभी वो पुर्जा करके किसी ने बेच भी दिया, अभी मुझे मेरा कार नहीं मिल रहा है। तो 10 लाख का कार था, मैंने इंश्योरेंस भी लिया था, बट अभी वो मिल नहीं रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी,
पूरा का पूरा 10 लाख का इंश्योरेंस कंपनसेशन मुझे देगी, ताकि मेरा जो लॉस था 10 लाख का वो वापस से रिकवर हो जाए और मैं वापस से उसी पोजीशन पे चले जाऊँ जो लॉस होने के पहले था। तो लॉस होने के पहले जिस पोजीशन में था मैं उसी पोजीशन में चले जाऊँ। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, और ये सिर्फ फायर और मरीन इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप किसी की लाइफ को पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते, पैसों में नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, हस्बैंड अपने वाइफ का जो लाइफ है, ठीक है, उसको पैसे में कैलकुलेट नहीं कर सकता। कोई किसी की लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है वो वैल्यू में कैलकुलेट नहीं हो सकता, पैसे में कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी एप्लीकेबल नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी फायर और मरीन इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इंडिमिनिटी यहाँ पे देखिए, इंडिमिनिटी मीन्स क्या है? अ गारंटी और एन अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन which he was immediately prior to the happening of an uncertain event। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी गारंटी और अश्योरेंस देता है इंश्योर्ड को कि हम उसको उसी पोजीशन में डालेंगे जो लॉस होने के पहले पोजीशन में वो था। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। फायर, मरीन और जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी एप्लीकेबल होता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ये एप्लीकेबल नहीं है। एज द लॉस ऑफ अ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। किसी की लाइफ को हम पैसे में वैल्यू या कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड, एक्चुअल सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड। जिस पर्टिकुलर बंदे ने अपनी लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस लिया, अगर उसका अनसर्टन इवेंट में डेथ हो जाता है तो जो भी वैल्यू होगा उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट टू द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। ये प्रिंसिपल के अंदर क्या कर रहा है? इंश्योरर एग्री कर रहा है कंपनसेट करने के लिए इंश्योर्ड को जो एक्चुअल लॉस उसने सफ़र किया। अभी इसमें लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करने के लिए एक्चुअल लॉस को प्रॉमिस करता है, एग्री करता है। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अश्योर्ड और द लॉस। और यहाँ पर जो एक्चुअल कंपनसेशन है, अमाउंट जो है एक्चुअल कंपनसेशन, ये लिमिटेड है। किससे लिमिटेड है? अमाउंट अश्योर्ड और द लॉस विच एवर इज लेस। अमाउंट अश्योर्ड जो है या फिर एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो। अभी एग्जांपल में बताता हूँ, 50 लाख का सामान है, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस बंदे ने 30 लाख का इंश्योरेंस लिया था। ठीक है, तो अभी 50 लाख का सामान जल गया लेकिन इंश्योरेंस 30 लाख का है, तो कंपनी कितना कंपनसेशन पे करेगी? 50 लाख का सामान जला लेकिन इंश्योरेंस 30 लाख का है, तो कंपनी सिर्फ 30 लाख ही पे करेगी। ठीक है, और दूसरे सिचुएशन में देखिए क्या है, 50 लाख का सामान है, 30 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है, और 50 लाख का सामान है, कंपनी ने 50 लाख का इंश्योरेंस भी लिया है, और लॉस कितना हुआ है? एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 30 लाख का। तो कंपनी कंपनसेशन कितना पे कर रही है? कंपनी कंपनसेशन 30 लाख का पे कर रही है, क्योंकि 50 लाख का तो सामान था, 50 लाख का इंश्योरेंस भी था, लेकिन एक्चुअल लॉस कितना है? 30 लाख का। तो कंपनी 30 लाख ही पे करेगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी के हिसाब से जितना लॉस हुआ उतना कंपनसेशन मिलेगा और आपको वापस से उसी पोजीशन में डाल दिया जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट है। ठीक है, अमाउंट अश्योर्ड मतलब कितना तक का आपने इंश्योरेंस लिया है। 50 लाख का सामान है, 30 लाख का इंश्योरेंस लिया है, और 50 लाख का लॉस हुआ तो कंपनी कितना पे करेगी? 30 लाख ही पे करेगी, क्योंकि आपका इंश्योरेंस ही 30 लाख तक का था। उल्टा करते, 50 लाख का इंश्योरेंस सामान है, 50 लाख का आपने इंश्योरेंस भी लिया है, लेकिन लॉस कितना हुआ है? 30 लाख का हुआ है, तो आपको कंपनसेशन कितना मिलेगा? 30 लाख ही मिलेगा, क्योंकि आपका एक्चुअली लॉस उतना हुआ है। तो इसके लिए विच एवर इज लेस वो यहाँ पर इंक्लूड है। एग्जाम्पल देखिए, if the property is insured for ₹2 lakh and if the loss by fire is ₹1 lakh, then the insured can claim compensation of ₹1 lakh only। 2 लाख का घर था, 1 लाख का ही लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन कितना मिलेगा? 1 ही लाख का। भले वो 2 लाख का उसने इंश्योरेंस लिया होगा, लेकिन एक्चुअल लॉस के हिसाब से वो 1 ही लाख का कंपनसेशन उसको मिलेगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है इंडिमिनिटी जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सारे इंडिमिनिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे।
As per this principle, after the insured is compensated for the loss due to the damage of the property insured, then the right of ownership of such property passes on to the insurer. एक बार आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपकी प्रॉपर्टी जल गई, आपको कंपनसेशन मिल गया, वो जो जला हुआ प्रॉपर्टी जो भी चीज़ें हैं, अब उसका आपके पास ओनरशिप नहीं रहा। अब वो ओनरशिप किसका हो जाएगा? इंश्योरर का हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरर ने ऑलरेडी आपको कंपनसेशन पे कर दिया। और जितना भी सामान बचा हुआ है या जला हुआ है या जो भी है, वो सारा का सारा किसके पास चले जाएगा? पोजीशन इंश्योरर के पास चले जाएगा। ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज़ एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट ऑफ कॉजिंग डैमेज। और ये प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल होगा तब जला हुआ सामान भी जब कुछ वैल्यू का होगा। ठीक है। जैसे स्क्रैप में बेच सकते हैं, तो स्क्रैप में जब बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो पोजीशन आपके पास नहीं रहेगा, वो इंश्योरेंस वाले लेके चले जाएंगे उस केस में। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर ए ओन्स 2 व्हीलर, ए के पास 2 व्हीलर है। ठीक है। द व्हीकल स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फाइल्ड ए कंप्लेन इन द लोकल पुलिस स्टेशन। वो जो व्हीकल था 2 व्हीलर वो चोरी हो गया और उसने मिस्टर ए ने अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च किया। अपॉन रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस, द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेटेड फुल्ली टू मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ द व्हीकल। अभी जो पुलिस कंप्लेन का एक कॉपी है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके जाता है और उससे पूरा कंपनसेशन मांग लेता है कि मेरा 2 लाख का बाइक था और ये चोरी हो गया और आप ये कंप्लेन मैंने फाइल किया और इस बेस पे आप मुझे मेरा कंपनसेशन दो। ठीक है। मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ द व्हीकल। लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। बाद में वो स्टोलन व्हीकल क्या पुलिस ने रिकवर किया। इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल। अभी ये सिचुएशन में क्या हो गया, उसने ऑलरेडी कंपनसेशन ले लिया है कंपनी से और पुलिस ने बाद में कंपनसेशन मिलने के बाद में पुलिस ने वो बाइक रिकवर किया। तो अभी सिचुएशन में जो ओनर था व्हीकल का, अब उसका वो व्हीकल के ऊपर कोई भी राइट, कोई भी अधिकार नहीं रहा और वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ अ व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही हैज़ ऑलरेडी सबरोगेटेड। ठीक है। उसको ऑलरेडी सबरोगेटेड है, दैट इज ट्रांसफर द ओनरशिप राइट टू द व्हीकल टू द इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर बंदे ने उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपने राइट्स को इंश्योरर के पास। द इंश्योरर गेट्स द एवरी राइट टू सेल और टू स्क्रैप द सेड व्हीकल। ठीक है। तो वो इंश्योरर के ऊपर अभी पूरा राइट है कि वो स्क्रैप में बेचे या सेल कर दे या क्या करना है क्या ना करे। ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। एक बार आपने लॉस से रिलेटेड आपने कंपनसेशन ले लिया कंपनी से और उसके बाद में वो जो भी लॉस हुआ है उसके ऊपर से वो सिर्फ कंपनी का अधिकार है। अब कंपनी बेचे, रखे, क्या करे क्या ना करे, आपका कोई अधिकार नहीं रह गया। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है उन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी वेयर द इंश्योर्ड हैज़ टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सब्जेक्ट यानी एक चीज़ से रिलेटेड कंपनी बंदा क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करा के ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मेरा घर 50 लाख का है। ठीक है। तो मैंने 50 लाख का इंश्योरेंस है ना 3 अलग अलग कंपनी से ले लिया है। ठीक है। तो 3 अलग अलग कंपनी से मैंने 50-50 लाख का इंश्योरेंस लिया है और जब अनसर्टेन इवेंट हुआ यानी लॉस हुआ तो मैं अब तीनों कंपनी के पास जाके क्या करता हूँ, कंपेंसेशन मांगता हूँ। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में कंपनियाँ मालूम है क्या करती है, वो अपना रेशियो निकालती हैं कि कितना कितना इंश्योरेंस हमारे साथ में इसने इस घर के लिए करा है और वो रेशियो के बेस पे कंपेंसेशन वो जो कंपनी होती है वो बंदे को कंपेंसेशन पे करती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। ठीक है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है सारे के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है। वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क और द सब्जेक्ट मैटर, यानी एक से ज़्यादा पॉलिसी लिया है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस ईदर फ्रॉम वन इंश्योरर और फ्रॉम ऑल इंश्योरर। तो जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ एक इंश्योरेंस से क्लेम कर सकता है या फिर जितने लोगों से उसने इंश्योरेंस निकाला रहेगा उन सभी के साथ जाकर कंपनसेशन का क्लेम कर सकता है।
If the one insurance policy pay full compensation, then that insurer can claim appropriation amount from the other insurance from whom the insurance is taken. अगर कोई एक कंपनी वन इंश्योरेंस अगर फुल कंपनसेशन पे कर रहा है तो वो क्लेम कर सकता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस फ्रॉम होम द इंश्योरेंस इज टेकन। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ले सकता है, ठीक है, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से। वैसे इसमें ज़्यादा लॉस कंपनी का नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, मिस साइली इंश्योर हर प्रॉपर्टी फॉर ₹2,50,000 विथ 2 इंश्योरेंस, ठीक है। साइली है, उसने अपना घर 2,50,000 में 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा के रखा था। विथ 2 इंश्योरेंस कंपनी ₹1,00,000 एंड आर इंश्योरेंस कंपनी ₹1,50,000। 2.5 लाख का घर है, टी इंश्योरेंस से 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया और आर इंश्योरेंस से 1,50,000 का इंश्योरेंस करवाया, तो 2.5 लाख का पूरा इंश्योरेंस हो गया दोनों कंपनी के उस घर से रिलेटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे मिस साइली प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज वर्थ ₹1,20,000। मिस साइली का घर जल गया और उसका जो लॉस था 1,20,000 का लॉस था। देन बोथ द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्चुअल लॉस दैट इज 1,20,000। दोनों कंपनियों ने मिला के कितना दिया है, एक्चुअल लॉस जो हुआ है 1,20,000 का, दोनों कंपनियों ने मिला के वो 1,20,000 पे किया, यानी 60,000 दोनों ने पे किया है। क्योंकि कंपनसेशन एक का प्रॉपर्टी एक से उसने कितने का इंश्योरेंस लिया था, 1 लाख का, इसके लिए उसने एक्चुअल लॉस अपना 60,000 का कंट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे से कितना इंश्योरेंस लिया था, 1.5 लाख का, इसके लिए उसने भी 60,000 कंट्रीब्यूट कर दिया और दोनों ने मिला के 1,20,000 का कंपनसेशन उसको पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बोथ द इंश्योरेंस कंपनी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्चुअल लॉस दैट इज 1,20,000। दस टी विल पे 48,000 एंड द आर विल पे 72,000। तो टी का जो रेशियो है वो 48,000 के हिसाब से आ गया और आर का जो रेशियो 72,000 के हिसाब से आ गया, क्योंकि टी में 1 लाख तक का इंश्योरेंस किया था ना उसने, इसके लिए टी का रेशियो 2/5 है, इसके लिए उसने 48 दिया। और आर के उसने वी कैन से 1,50,000 का जो 3/5 लॉस है उसने 72,000 पे किया। तो इन शॉर्ट जो भी है मिलाकर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में, चाहे एक ही सब्जेक्ट को आप 4 लोगों से कंट्रीब्यूट कराओ, जो भी एक्चुअल लॉस होगा वो चारों मिलके उतना ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा पे करने वाले नहीं हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये बताता है कि इंश्योरेंस बंदा जो ले रहा है उसको कहीं से भी किसी भी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर बंदे ने इंश्योरेंस निकलवाया उसने कितना ट्राई किया है लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो भी कंपनियां इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट करती हैं। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अगर कुछ भी अनसर्टेन इवेंट हो रहा है तो जिस पर्टिकुलर बंदे ने जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंश्योरेंस लिया है उसने ट्राई करना चाहिए लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स एंड नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द लॉस। ठीक है, आपको सारे मेजर्स अप्लाई करने हैं, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि कम से कम लॉस हो। Hence it is the responsibility of the insured to protect the property and avoid the loss। और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर्ड के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे और लॉस को अवॉइड करे। एग्जाम्पल देखिए, ए हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट। इन दिस केस मिस्टर जयंत कैन नॉट रिमेन पैसिव एंड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस। तो मिस्टर ए है, मिस्टर जयंत ने अपने हाउस को इंश्योर करा के रखा है और शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गया है, तो मिस्टर जयंत सो नहीं सकते हैं, ठीक है, दूसरे के घर में जाके उनको सारा वीकेंड से स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ताकि आग को मिनिमाइज करके और बाकी जो प्रॉपर्टी है घर के, बाकी जो भी एसेट्स है घर के अंदर उसको बचा सकें, ठीक है। मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। तो सिर्फ हाउस इंश्योर्ड है करके मिस्टर जयंत इनएक्टिव नहीं रह सकते, उनको एक्टिवली काम करना है ताकि लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपना घर जलने के लिए छोड़ दिया और आपने कुछ एफर्ट नहीं डाला अपने घर को बचाने के लिए, तो उस केस में कंपनसेशन जो है वो नहीं मिल सकता या कंपनी डिनाई कर सकती है कंपनसेशन देने के लिए। हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजी प्रॉक्सिमा।
जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे आग लग गया या डूब गया, कोई भी चीज़ आग लग गई या पानी में डूब गई या बह गई, ठीक है। तो अभी वो कोई एक रीज़न नहीं होता जिसकी वजह से आग लगती है, ठीक है। आग लगी घर में तो एक रीज़न नहीं कि जिसकी वजह से आग लगी, एक या एक से ज़्यादा रीज़न भी हो सकते हैं जिसके वजह से आग लगी है घर में। तो कंपनी ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा पहला रीज़न था जिसके वजह से आग लगी, और जिस चीज़ की वजह से आग लगी वो हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी, और जिस चीज़ की वजह से आग लगी और वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है तो उसके वजह से कंपनी कंपनसेशन देगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजी प्रॉक्सिमा, यानी नियरेस्ट रीज़न जो लॉस का है उसको आइडेंटिफाई करके कंपनी कंपनसेशन देना है नहीं देना वो डिसाइड करेगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजी प्रॉक्सिमा मीन्स व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेस, ठीक है। जब लॉस होता है और उसका रीज़न एक से ज़्यादा होता है तब then proximate cause of loss is to be taken into the consideration to decide the liability of the insurers। और जो नियरेस्ट रीज़न होगा उसको पहले कंसिडरेट किया जाएगा लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर का डिसाइड करने के लिए वेदर कंपनसेशन पे करना है कि नहीं करना है। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉजेज एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजेज। जो प्रॉपर्टी है वो कुछ रीज़न के वजह से हम इंश्योरर इंश्योर्ड करके देता है, सारी रीजंस की वजह से इंश्योर्ड नहीं करता है, ठीक है। द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस इज टू बी फाउंड, जो नियरेस्ट रीज़न था लॉस का वो फाइंड आउट करके इफ़ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज़ द वन विच इज़ इंश्योर्ड, अगर वो जो रीज़न है अगर वो इंश्योर्ड है तो द कंपनी इज़ बाउंड टू पे द कंपनसेशन एंड वाइस वर्सा। अगर जो लॉस का रीज़न है अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कंपनी डिनाई कर सकती है कंपनसेशन देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। एक घर है, उसने बंदे ने अपने घर से रिलेटेड इंश्योरेंस लिया है। किस चीज़ से रिलेटेड लिया है? थेफ्ट से रिलेटेड, यानी चोरी हो जाने से रिलेटेड। अगर घर में कोई चोरी हो गई है तो वो सारी चीज़ें जो भी चोरी हुई उसका जो भी वैल्यू होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करके देगी। देयर वॉज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेंट ऑन फायर बाय द थीफ। चोरी घर में हुई, ठीक है। चोरी होने के बाद जब चोर जा रहे थे घर में तो उन्होंने घर को आग भी लगा दिया। नाउ देयर आर टू कॉजेस ऑफ लॉस, ठीक है। दो रीज़न है लॉस का, सबसे पहले रीज़न है थेफ्ट और दूसरा रीज़न क्या है? फायर। एंड द नियरेस्ट रीज़न फॉर कॉज ऑफ लॉस वॉज फायर, और जो नियरेस्ट रीज़न था सबसे ज़्यादा जो रीज़न मतलब सबसे ज़्यादा जो लॉस का मेजर रीज़न हुआ वो फायर हुआ। अगर चोरी करके गए होते तो उतना लॉस नहीं होता जितना उन्होंने आग लगाने से लॉस कर दिया। तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है उसका रीज़न क्या है? फायर है। एज द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द थेफ्ट एंड नॉट बाय फायर, द इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर। और क्योंकि जो हाउस है वो थेफ्ट से रिलेटेड लॉस से रिलेटेड इंश्योर्ड था, फायर से रिलेटेड इंश्योर नहीं था, इस केस में कंपनी क्या करेगी? कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करेगी, बट ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय थेफ्ट। और जो लॉस चोरी हो गई है, ठीक है, वो जो भी सामान चोरी हो गई है उतना कंपनी पे करके देगी, बाकी लॉस बाय फायर का जो भी लॉस हुआ है वो कंपनी पे करके देने वाली नहीं है। तो ये सबसे पहला रीज़न जो है लॉस का वो देखेगी, आइडेंटिफाई करेगी, और फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनसेशन पे करना है कि नहीं करना है। तो ये है कॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉजी प्रॉक्सिमा। आई होप कि आप सब लोगों को ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ये समझ में आ रहेगा, और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस याद रखो, होमवर्क करो, एग्जाम्पल के साथ इसको लिखो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में एग्ज़ाम में आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसके लिए आप लोग ये क्वेश्चन को बाय हार्ट करके रखो, ठीक है। थैंक यू।